2018 में एमपी में 0 वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर की, महाराष्ट्र में 137 पे आपका हुआ था, यूपी में 0 थी और बिहार में 1257 वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर की निकाली गई थी 2018 में। 2019 में एमपी में 0, महाराष्ट्र में 1161, यूपी में 712 और बिहार में 177। मैंने अपना करियर मध्य प्रदेश में एई के तौर पे 2017 से सोच के बैठा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की है क्योंकि मुझे इस प्रदेश में नौकरी करना है। 2019 से हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही है। और सर ऐसे में बहुत सारे फैमिली प्रेशर्स और जैसे कि हम गर्ल्स हैं, एज लिमिट होती है किसी चीज़ की, तो वो सर चीज़ अभी हम लोग फिर 4-5 साल इसी में लगा देंगे इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद, तो सर हमारा फ्यूचर का क्या होगा सर? जैसे सेटबैक्स पे जो सर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकली है सर, तो वो वाली जो वैकेंसी है सर उसको एग्ज़ाम के थ्रू ली जाएगी सर। उस पर बच्चे भी एग्ज़ाम से आएंगे सर, थोड़ी क्वालिटी मेंटेन होगी और सर हमको भी रोज़गार मिल जाएगा। कि 19 वैकेंसी को अपने को सिर्फ बढ़वाना है। चलो मान लो आज आप बढ़वा भी लेते हो, आज एमपीपीएससी के द्वारा 100 वैकेंसी कर भी देगा अगर वो, तो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर मान लो 100 लोग सेलेक्ट हो गए, बाकी लोग क्या करेंगे? तो मुद्दा यहाँ पे अपने को सबसे पहले ये रखना है कि भाई 19 वैकेंसी को तो आपको बढ़ाना है, साथ में ये वैकेंसी आपको रेगुलर बेसिस पे करना है अदर स्टेट के जैसे। आप उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर को भी देखो ना, लास्ट ईयर भी लिया उन्होंने एग्जाम, इस बार भी लिया। और सेकंड चीज़ क्या है, वहाँ पे हर ब्रांच के लिए वो वैकेंसी निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल। अच्छा चलो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप सिविल में अगर मान लो 60-70 वैकेंसी निकाल रहे हैं तो एटलीस्ट मैकेनिकल में 10 वैकेंसी तो निकालें, इलेक्ट्रिकल में भी 10 से 12 वैकेंसी तो निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए कि भाई रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं जिस पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारी तरफ से हैं और इसमें जो भी आप पॉइंट अपने ऐड करना चाहो तो वो पॉइंट ऐड कर सकते हो कि सर इस मुद्दे पे भी बात होनी चाहिए। ठीक है, एक कोई ले लो और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी को। इस मीटिंग के जो मेन मुद्दे थे जिस पे अपन डिस्कस करने वाले थे, जो हम लोगों के द्वारा बनाए गए थे, सबसे पहला हम इस मीटिंग में ये डिस्कस करने वाले हैं कि पहला मुद्दा हमारा यहाँ पे क्या होना है कि वैकेंसी को इनक्रीज करो। फर्स्ट पॉइंट जिस पे अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारी तरफ से ऐसा था कि एग्जाम पेपर मोड जो हमारा ऑफलाइन किया गया उसको वापस से ऑनलाइन किया जाए। पेपर हमारा ऑनलाइन ही होना चाहिए। क्लियर? सेकंड है किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं और कितनी की भर्ती निकाली है, इस बात की भी अपने को पारदर्शिता चाहिए कि आप ये जारी करें कि फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी ने 36 पोस्ट निकाली हैं और ये हमारे नोटिफिकेशन में मेंशन है 36 वैकेंसी। क्लियर? तो ये ट्रांसपेरेंसी अपने को चाहिए कि किस डिपार्टमेंट को कितनी वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, ये आपको नोटिफिकेशन के साथ बताना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 17 के बाद आपने सीधा 21 में कंडक्ट कराया फिर 22 में करा रहे हो, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो फिर पता नहीं कब कराओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें आपकी पारदर्शिता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मतलब कि एग्जाम का रिजल्ट आया तो सिर्फ रोल नंबर दे दिया आपने, आपको मार्क्स भी देने पड़ेंगे वहाँ। एमपीपीएससी का क्या रहता है, आफ्टर इंटरव्यू मार्क्स को बताते हैं वो कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर वो डालते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप से ही कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आज दिनांक में किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, ये भी आपको जानकारी मिलना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कम से कम 100+ वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन रिलीज करना है। ठीक है, सेकंड मुद्दा ये है कि आप रिटायर्ड इंजीनियर को रिक्रूट करना बंद करें। जैसे आप ये जो नोटिफिकेशन आप मतलब ये वाला जो सेकंड पेज है इसमें लिखा है कि एक अभी वैकेंसी निकाली थी इन्होंने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जिसमें इन्होंने रिटायर्ड पर्सन्स को सब इंजीनियर की पोस्ट प्रोवाइड की है 2 या 3 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। क्लियर? 3 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्होंने प्रोवाइड की है। तो भाई आप रिटायर्ड पर्सन्स को ले रहे हो, सैलरी तो उनको भी दोगे ना आप, 3 साल बाद जगह निकालोगे आप, तो करना क्या चाह रहे हो? मतलब तो रिटायर्ड जो पर्सन्स हो चुके हैं उनको सबसे पहले लेना आप बंद करें। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा संविदा भर्ती भी बंद करो। आपने जैसे लास्ट टाइम व्यापम का पेपर लिया 52 पोस्ट
संविदा बेसिस पे निकाल दी, ठीक है, तो वो संविदा बेसिस पे नहीं होना चाहिए। एग्जाम रिजल्ट और शेड्यूल समय पे होना चाहिए। आप एक अपना कैलेंडर डिसाइड करें कि जुलाई में हमारा नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर में प्री होगा, फरवरी में हम उसका रिजल्ट दे देंगे और ज्वाइनिंग हम आपको मार्च अप्रैल में आपको दे देंगे। तो एक प्रॉपर आपका शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। एक आध महीने आपका शेड्यूल ऊपर नीचे हो रहा है, हम एडजस्ट कर लेंगे, उसमें इशू नहीं है, लेकिन आपका ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे द्वारा मेंशन किए गए हैं। अब अपन इस पे एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला मुद्दा जैसे आपने सुना, इंक्रीज इन वैकेंसी, तो इसमें सभी एग्री कर रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा है एग्जाम पेपर मोड ऑफलाइन से ऑनलाइन में आपको करना है, तो इसमें कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि ऑफलाइन से ऑनलाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ऑफलाइन ही रहना चाहिए। देखो अपन डिस्कस करेंगे, जो भी रिजल्ट निकलेगा हम अपने ज्ञापन में वो पॉइंट्स मेंशन करेंगे, ठीक है, कि ऑफलाइन ही रहने देना है कि ऑनलाइन रहने देना है। जैसे कल जो वीडियो था उसमें मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था, उसमें बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि भाई आलतू की इधर उधर की बातें करके डाइवर्ट मत करो हम लोगों को, हम लोग वैसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप लोग ये फालतू की बात बोल रहे हो कि ऑफलाइन से ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम रहना चाहिए। तो आप लोग क्या चाहते हो इस चीज़ में कि ऑफलाइन ही रहना चाहिए या ऑनलाइन रहना चाहिए? देखो ऑफलाइन में अगर मैं एक नेगेटिव पॉइंट बताऊँ तो जो लोगों के मन में कॉमनली आता है कि भाई ऑफलाइन मोड में आपने शिफ्ट क्यों किया, क्या आप सीट को बेच रहे हो, क्या OMR किसी और के द्वारा फिल की जा रही है? तो इतने सारे आपके माइंड के अंदर संशय बने हुए होते हैं ना कि भाई OMR लोगों खाली छोड़ के आ जाते हैं, बाद में फिल करके उनको जॉब दे दी जाती है, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ये था कि ऑफलाइन से हम एग्ज़ाम को किस में कंडक्ट कराएं, ऑनलाइन में कंडक्ट कराएं। तो इसमें कितने लोग एग्री करते हैं? अगर किसी का सुझाव है कि नहीं सर ऑफलाइन में ही होना चाहिए तो वो बोलें। ऑनलाइन एग्ज़ाम में कितने लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही रहे? तो जितने लोग भी चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड में ही रहे एग्ज़ाम, तो अपन इस वाले पॉइंट को मेंशन करेंगे अपने ज्ञापन में। तो हाथ ऊपर कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के लिए, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? इसलिए फ़ायदे हैं क्योंकि जो गोले होते हैं ऑफलाइन OMR में क्या होता है, एक आध दो मिस्टेक से इधर उधर हो जाते हैं, 2-4 भी हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या है अपन जो क्वेश्चन देखते हुए जा रहे हैं अपन प्रॉपर उसमें टिक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है। सबकी आएगी वीडियो में। देखो आज अपन इतने लोग इकट्ठा हुए, जब आपका इंडिविजुअली स्टेटमेंट यूट्यूब चैनल पे जाएगा तो और क्राउड आपको देख के मोटिवेट होगी। अब ऑफलाइन मोड में कौन कौन चाहता है एग्ज़ाम की ऑफलाइन मोड में हो? कोई हो अगर कि उनको लग रहा है कि ऑफलाइन मोड में ही होना चाहिए? ऑफलाइन मोड के सपोर्ट में बस डॉक्टर जयकाल है। चलो, तो अपना जो सेकंड पॉइंट है कि जो एग्जाम पेपर का मोड है वो ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन से आप ऑनलाइन करें, ठीक है। देखो बात सिर्फ लीक वाली नहीं है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपका पेपर लीक हो रहा है। बात एक चीज़ बताओ, आज आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, कोई भी कंपनी मोबाइल बनाती है और अपने सॉफ्टवेयर को क्या करती है, मान लो फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड का 11 वर्जन आया है तो कंपनी आगे 12 निकालेगा या 10 निकालेगा? 12 निकालेगा ना, और आप इंस्टॉल भी 12 को करने जाओगे ना कि 10 को करने जाओगे। जब ऑलरेडी आप ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो आप अपने आप को ऑफलाइन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। आप या तो इस चीज को एक्सप्लेन कर दे आयोग कि भाई मैंने ऑफलाइन मोड में क्यों किया है, इसका कारण दे दे। कारण दिया क्या आपको? आप एक चीज नोटिस करो, 2020 में आपका जो रूल बुक आया था उसमें साफ साफ मेंशन था कि आपका पेपर ऑनलाइन मोड में होने वाला है, ठीक है। सडन आपका जब 13 जून को पेपर की डेट पोस्टपोन हुई सितंबर में, तो इन्होंने पेपर को शिफ्ट करके सीधा ऑफलाइन में ले आए। क्यों लेके आए ऑफलाइन में? आपने रीजन दिया क्या? देखो मानता हूं कि नोटिफिकेशन किसी भी आयोग या ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकाला जाता है तो टर्म्स जो रहती हैं और कंडीशंस जो रहती हैं सारे के सारे राइट्स उस ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सडन हर एक चीज कर दो।
फॉर एग्जाम्पल मान लो उनने बोल दिया कि नहीं अब तो मेंस का पेपर भी हम लेंगे, तो फिर क्या करोगे? आपने क्या मेंस की प्रिपरेशन की है? क्या आपने OMR के लिए जो गोले फेल होते हैं उसकी प्रैक्टिस की है? क्या OMR के साथ आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है? आप तो प्रीवियस ईयर में ऑनलाइन मोड में आप पेपर दे रहे थे, आपको जो प्रैक्टिस है, आपका जो कमांड है, टाइम मैनेजमेंट है, ये सारा ऑनलाइन के अकॉर्डिंग है। आप ऑफलाइन के अकॉर्डिंग पता चला, अगर मैं सिंपल सी अगर बात बोलूं तो इस बार जो आपका एग्जाम पेपर हुआ है ना, 5 से 7 क्वेश्चन OMR को फिल करने में हर एक स्टूडेंट गलत करके आया है। क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि OMR हम साथ साथ में भरें कि OMR हम लास्ट में भरें। आप जब लास्ट में भरने जाते हो तो B की जगह A हो जाता है, A की जगह B पे गोला लग जाता है। आप क्वेश्चन यहाँ पे ये ऑनलाइन में अगर मान लो आपने गलत टिक कर दिया तो आप मार्क रिव्यू कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में डाउट आया, मार्क रिव्यू आप डाल सकते हो कि इसको हम बाद में कर लेंगे। इसमें तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, और एक बार अगर गलत गोला भर गया तो आप उसको सुधार नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन में आप उस चीज़ के सुधार कर सकते हो। वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। उनका हमेशा से ऑफलाइन हो रहा है, उनका कभी ऑनलाइन पेपर हुआ ही नहीं है। आप इस बात, आप ये पॉइंट रख सकते हो ना कि आपने क्या उनका ऑनलाइन से ऑफलाइन किया है? क्या नहीं किया ना, उनका तो हमेशा से ऑफलाइन है। आप पहले हमारा जब ऑनलाइन ले रहे थे तो आपने ऑफलाइन क्यों किया? देखो यहाँ पे सरकार ने अपने खर्चे बचाए हैं। और जो बोलते हैं ना कि कोई एजेंसी नहीं मिलती है टेस्ट पेपर कंडक्ट कराने के लिए, ये नहीं कराने के लिए, भाई सॉफ्टवेयर इनका खुद का डेवलप है, पेपर ही तो अपलोड होना है। व्यापम करा रही है ना, व्यापम ने क्यों नहीं किए एक भी एग्जाम पेपर को ऑफलाइन? व्यापम भी तो कर सकता है, PSC ही क्यों कर रहा है? और दूसरा यहाँ पे वैकेंसी की अपन जो बात कर रहे हैं कि भाई वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, बाकी जैसे जो है आपका DSSB हुआ, ये हुआ, आप देखो ना DSSB हर साल 500 प्लस वैकेंसी निकाल रहा है। क्या तो पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ दिल्ली में ही बन रहा है, बाकी स्टेट में नहीं बन रहा है? फिर शिवराज सिंह किस चीज का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं मध्य प्रदेश में? ऑफलाइन भी होना तो जैसे कि OMR की कार्बन कॉपी मिलनी चाहिए, बहुत सारी एग्जाम। हाँ, अपन एक ये पॉइंट डाल सकते हैं कि अगर आपने OMR बेस्ड लिया है तो आप उसकी कार्बन कॉपी रिलीज करें, कार्बन कॉपी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो एक अपन ये पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये जो मैंने दिया है, तो जिनका भी ये सजेशन है वो अपने पेज पर ये पॉइंट वहाँ पे मेंशन कर दें कि सर ये वाला पॉइंट भी अपने को ज्ञापन में डालना है कि अगर आप ऑफलाइन से ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन मोड में कार्बन कॉपी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि किस स्टूडेंट ने क्या OMR टिक की हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है और कितनी की भर्ती निकाली है, ये बात भी अपने को क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर इंटरनल रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो WRD आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है 76 असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। PWD में 36 असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद PHE की बात करूं तो 20 to 25 की रिक्वायरमेंट वहाँ पे है। आप क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपको कैसे पता चला कि 76 है या 36 है? तो हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं। 2017 के बाद आप वैकेंसी निकाल रहे हो, आपने लास्ट ईयर जो वैकेंसी निकाली है आपने सिर्फ किस में निकाली है? PWD आपका था और WRD आपका था। ठीक है, 2 डिपार्टमेंट आपके उन्होंने, वो PWD में कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, 6 या 7 वैकेंसी इन्होंने इंक्रीज की थी। ठीक है, तो 2017 से आपने एग्जाम पेपर नहीं लिया, 17 से ये 22 स्टार्ट हो गया। कितने लोग रिटायर्ड हो गए हैं? क्या आपके पास 100 वैकेंसी की भी रिक्रूटमेंट नहीं है? क्या 100 वैकेंसी भी आपके पास खाली नहीं हुई? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके पास सेडमैप आउटसोर्सिंग से 500 प्लस वैकेंसी निकालने के लिए जगह हैं जनपद के अंदर ब्लॉक लेवल पे? ठीक है, और उसमें भी हाँ मतलब आउटसोर्सिंग से आप 500 वैकेंसी निकाल रहे हो, नर्मदा विकास प्राधिकरण में आप रिटायर्ड इंजीनियर्स को ले रहे हो, तो भाई बेरोजगार कहाँ जाएगा?
तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पूरी रखनी पड़ेगी आपको कि किस डिपार्टमेंट ने कितनी वैकेंसी के लिए आपको लेटर भेजा है, आपको ये बताना पड़ेगा। अगर 0 वैकेंसी भी उन्होंने मांगी है ना, तो आप 0 का भी रिलीज करो, हम सेटिस्फाई तो रहें कि भाई इस डिपार्टमेंट में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपका निकलता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने असिस्टेंट इंजीनियर किस डिपार्टमेंट में ज़रूरत लग रही है, कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम हर साल होना चाहिए। तो इसके पक्ष में कितने लोग हैं कि हर साल होना चाहिए? सभी है ना, हर साल आपकी एग्जाम होना चाहिए। क्लियर? जैसे इससे बात यहाँ पे एमपीपीएससी की नहीं कर रहे हैं अपन कि एमपीपीएससी, जैसे एसएससी ने भी आपके साथ बहुत ही गंदा मजाक कर दिया। 21 में एग्जाम नहीं ली, 22 का कैलेंडर आपने अपडेट किया, जिसकी एग्जाम आप 23 में करा रहे हो। अब ऑलरेडी जो 30 साल का है, 32 साल में तो आपकी एज ही खत्म कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आधे डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एक मुद्दा ये भी है कि भाई जो अपना नेक्स्ट है पॉइंट की जो आपका एग्जाम रिजल्ट और शेड्यूल सही समय पे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि हम एग्जाम शेड्यूल सही समय पे करा रहे हैं, कोरोना की वजह से हमारा ये सब कुछ डिले हो रहा है। उनका पॉइंट ये भी हो सकता है कि कोरोना की वजह से सारी चीज़ें डिले हुई हैं। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है कि कोरोना की वजह से सिर्फ एग्जाम ही डिले हुई है, आपका इलेक्शन तो डिले नहीं हुआ। लास्ट अगर सेकेंड लॉकडाउन की बात करूँ, दमोह के अंदर बाई इलेक्शन होना था, सारे के सारे मध्य प्रदेश के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, पार्शियल लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन दमोह में कुछ भी नहीं था। इलेक्शन के बाद ही आपने लगाया, तब तक कोरोना नहीं था वहां पे, तब तक दमोह के अंदर 0 केस थे। जैसे ही लॉकडाउन लगा, दमोह के अंदर 50-50 केस आना चालू हो गए कोरोना के। तो सिर्फ लॉकडाउन एग्जाम्स को लेके है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क यही है कि भाई आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारा जो शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है या रिजल्ट डिस्टर्ब हुआ है वो कोरोना की वजह से हुआ है, क्योंकि कोरोना में आपने अपने सारे काम करवाए हैं, आपने इलेक्शन भी करवाया है, आपने रैलियां भी की हैं। शिवराज सिंह जी खुद गए हैं रैली करने के लिए दमोह के अंदर, तब कोरोना नहीं फैला। ठीक है, तो ये एक अपना ये पॉइंट हो गया है। आयोग ने काम भी किया है, 50% क्षमता के साथ स्टाफ, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो पूरे 50%। वही। चलो नेक्स्ट, संविदा भर्ती। आप नेक्स्ट आता है कि संविदा भर्ती जो हो रही है इसके फेवर में आप हो या नहीं हो। यहाँ पे मैं यही बोलूंगा कि अगर आप संविदा बेसिस पे ले रहे हो तो आउटसोर्सिंग से जो आप भर्ती करा रहे हो संविदा बेसिस पे, क्योंकि चलो ठीक है, आप मैं मानता हूं कि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, लेकिन अगर आप 100 वैकेंसी निकाल रहे हो तो 100 वैकेंसी के अंदर आपको जो भी करना है, जैसे मान लो 10 या 15 वैकेंसी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 80% आपकी क्या होना चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। आप जो भी नोटिफिकेशन निकाल रहे हो, जितनी भी मतलब 100+ वैकेंसी का अपना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि 100+ वैकेंसी आपको हर नोटिफिकेशन में निकालना है। ठीक है, अब 100 वैकेंसी आपको निकालना है, अगर आप उसमें 15 से 20% अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रख रहे हो कोई इशू नहीं है, चलेगा। कि ठीक है कि भाई 80 लोग अगर सिलेक्शन ले रहे हैं परमानेंट पे और 20 लोगों को अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मिल रही है तो एटलीस्ट मिल तो रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 20% आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखा है तो एटलीस्ट 3 इयर्स का प्रोविजन रख के उसको 3 साल बाद परमानेंट कर दे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाल भी रहे हो तो आप 3 साल बाद उसको परमानेंट एज अ परमानेंट करें। आप जनरली 3 ही डिपार्टमेंट आपके हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आपका रहता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रहता है, इलेक्ट्रिकल का रहता है। तो आप यहां पे वैकेंसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी साथ में निकालें, ज्यादा नहीं तो 10 से 15-20 वैकेंसी आपकी यहां पे आनी चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए, हर साल आनी चाहिए। तो ये मुद्दा हो गया। तो ये हमारी तरफ से जो पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए। अब आप लोग और क्या इसमें एडिशन चाहते हो, आपके मन में क्या है, तो आप वो इंडिविजुअली बता सकते हो कि सर ये पॉइंट भी इसके अंदर मेंशन करना है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट आज फाइनल होंगे उसका मैं एक प्रॉपर लेटर बनवा लूँगा और वो सारा का सारा जो लेटर रहेगा न्यूज़पेपर्स न्यूज़ चैनल्स के पास ऑलरेडी पहले पहुँच जाएगा।
ठीक है, कि जब भी आप इकट्ठे होंगे, आयोग के सामने खड़े होंगे, तो वो आपकी न्यूज़ आपके पेपर्स वगैरह में सभी जगह आ जाएगी कि आज आपने जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया हुआ है वो किसके लिए किया है, किस पॉइंट, क्या मांगों के लिए किया है। साथ ही साथ ये सारी की सारी मांगें आयोग के पास ज्ञापन में अपने को सौंपना है। सर हमको अभी कॉलेज इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए 2 साल हो चुके हैं। 2019 से हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही है। और सर ऐसे में बहुत सारे फैमिली प्रेशर्स और जैसे कि हम गर्ल्स हैं, एज लिमिट होती है किसी चीज़ की, तो वो सर चीज़ अभी हम लोग फिर 4-5 साल इसी में लगा देंगे इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद, तो सर हमारा फ्यूचर का क्या होगा सर? बस वही। और ये बात है कि हम स्टूडेंट्स होकर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अब बस यही बचा है हमारे लिए कि हम अब धरने पे उतरे। अब ये कंडीशन भी हमने सोचा नहीं था कि ये कंडीशन आएगी कि हमें धरने पर उतरना पड़ेगा। सर हमको यही है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर सब लोग सपोर्ट में आए यहाँ पर हमारे, और वरना हम लोग सिर्फ बैठे के बैठे रह जाएंगे सारे इंजीनियर्स। मेरा नाम लोकेश मौर्य है और मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2021 में पास आउट करी है, पर मैंने अपना करियर मध्य प्रदेश में एई के तौर पे 2017 से सोच के बैठा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की है क्योंकि मुझे इस प्रदेश में नौकरी करना है। मुझे कोई और अन्य प्रदेश में या केंद्र में मैं इतना वो नहीं हूँ जो मैं वहाँ पर टॉप करके कम वैकेंसियों में नौकरी कर पाऊँ। मैंने हमेशा से अपने मध्य प्रदेश में ही नौकरी करने की चाहत रखी और इसलिए मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन अब जैसे कि वैकेंसीज कम आ रही है और बहुत ही कम आ रही है, और यहाँ पे बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सी पढ़ाई करके बैठे हैं, लेकिन इन कम वैकेंसियों में सारे के सारे तो वो पद हासिल नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, सारे प्रदेश में हमारे जो पड़ोसी प्रदेश है वहाँ पे हर साल 250+ वैकेंसीज आती है और वहाँ पर बच्चे करते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी 19 वैकेंसी है। अब इसमें या तो आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं जहाँ पे लाखों बच्चे हर साल एडमिशन ले रहे हैं, हर साल पास आउट हो रहे हैं, या तो आप उन्हें समझा दीजिए कि ठीक है आप इंजीनियरिंग मत करिए क्योंकि आपका भविष्य है ही नहीं मध्य प्रदेश में तो कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा है हमें इंजीनियरिंग के लिए, तो या तो वैकेंसी बढ़ा दीजिए या तो आप कॉलेजेस बंद करवा दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने हमारा भविष्य इंजीनियरिंग के तौर पर समझा है और उसमें ही हम देख रहे हैं। या तो फिर आप लोग हमें जवाब दे दीजिए कि आप लोग वैकेंसीज क्यों नहीं निकाल रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में वैकेंसीज नहीं निकाल रहे क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप लोग हमें बता दीजिए, हम हमारा करियर कहीं और सोचें। एटलीस्ट हम अभी भी हमारे पास समय है कि हम दूसरी तरफ मुड़ सकें, हमारा करियर कहीं और देखें। पर अगर हमें इंजीनियरिंग हमने एडमिशन लिया है और हमने हमारा पास आउट किया है तो हमारा हक बनता है कि हम सरकार से या जो भी अभी रूलिंग पार्टी है, हम कोई पार्टी या हम किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी को निशाना नहीं करना चाह रहे, हम हमारी बात रखना चाह रहे हैं कि जो भी सरकार है हमारा अगर रोज़गार दे रहे हैं तो भैया उसका जवाब दो कि आप वैकेंसीज निकाल रहे हैं, कितनी निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्या कारण है कि आप लोग नहीं निकाल रहे हैं, उसका जवाब तो दो। हमें जवाब चाहिए उन सभी विभागों से। और हर साल पेपर हो, अगर पेपर हर साल नहीं हो रहा है तो उसका भी जवाब दो कि क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, कोविड आया था, कोविड का प्रभाव सबने झेला है, आप लोगों ने भी झेला है, लेकिन आपने हर सरकारी दफ्तर में 50% क्षमता के साथ काम करवाया है आपके विभागों से, आप लोग उन्हें भी सैलरी दे रहे हैं, तो फिर आयोग के द्वारा वैकेंसीज क्यों नहीं निकाली जा रही है, उसका जवाब दीजिए हमें, और उसका जवाब दीजिए। और हमारे प्रदेश में ही हमें नौकरी करना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, हमें अन्य प्रदेश में जाके नौकरी नहीं करना है। हम इस मध्य प्रदेश के ही छात्र हैं। हमारे जो भी सरकार है, हम इस मध्य प्रदेश सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि वैकेंसीज बढ़ाएं और हमें हर प्रकार का जवाब दे, हर सवालों पर जवाब दे। और मैं अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो अभी भी कॉलेजेस में हैं, जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, चाहे फोर्थ ईयर में, जो इंजीनियरिंग में भविष्य देख रहे हैं, उन्हें भी एक तरीके से चेतावनी है, क्योंकि आपके लिए भविष्य अभी नहीं दिख रहा है। MPPSC में मध्य प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, व्यापम कुछ भी हो, आपके लिए भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग ही पास आउट करके हम लोग यहाँ पर ठोकर खा रहे हैं, हमें कोई वैकेंसीज नहीं दिख रही है। भैया आप लोगों को भी आवाज़ उठाना पड़ेगी, कॉलेजेस से भी आप लोगों को समर्थन चाहिए और जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उनका भी समर्थन चाहिए, क्योंकि अगर हमें हमारी बात आयोग तक पहुंचाना है तो हमें वो संगठन चाहिए, हमें वो भीड़ चाहिए जिससे हमारी बातों को वो समझे। अगर हम 10 लोग जाते हैं तो वही होगा जो हर साल अतिथि लोगों के साथ होता है या अन्य विभागों के साथ होता है, उन्हें मारकर वहाँ से भगा दिया जाएगा, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। यहाँ पर हमारे प्रदेश में चुनाव होते हैं, कोविड में चुनाव होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उन लोगों को विधायकों की ज़रूरत है यहाँ पे रोज़गार देने की। उन्हें यहाँ तो
इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही लगता है उनकी वैकेंसी से उन्हें यहाँ पे विधायकों की ज़रूरत है, वो चुनाव करवाते हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं करवा पाते हैं पूरे कोविड में। इसका कारण भी दीजिए कि आप रोज़गार क्यों नहीं देना चाहते, आप लोगों की रणनीति क्या है इस प्रदेश के लिए। और साथ ही जो हमारे जो इंजीनियर दोस्त है उनको भी बोलना चाह रहा हूँ कि रूम से फ़ोन लगाते हैं कि चलते कोई नहीं आता है। सर मिलजुल के सब जाएंगे तो ही वैकेंसी आगे बढ़ेगी, वरना वैकेंसी बढ़ने वाली नहीं है और सरकार कभी बढ़ाएगी भी नहीं। सर मतलब कमेंट पर, वीडियो के नीचे जितनी भी कमेंट आ रही थी सब लोग सर हम आपके साथ खड़े हुए हैं, सर आप बोलो, सर आप बोलो। आज क्या है, आप खुद ही देखो आपका संगठन कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बच्चे, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि ये लोग तो कर रहे हैं, वैकेंसी बढ़ जाएगी तो अच्छा है, हमें नहीं आना पड़ेगा। भाई आओगे नहीं तो वैकेंसी नहीं बढ़ने वाली, साथ तो आना पड़ेगा, साथ बोलना पड़ेगा, साथ लड़ना पड़ेगा हर कदम पे। कॉलेज के अंदर अगर सिविल ब्रांच का एक स्टूडेंट है मैकेनिकल ब्रांच के एक स्टूडेंट से अगर लड़ लिया है तो पूरी की पूरी आपकी सिविल ब्रांच चली जाती थी या नहीं जाती थी, कि भाई उसकी लड़ाई हो गई, चलना है अपने को। आज क्या हो गया है, आज क्यों नहीं आ रहे हो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए? आज भी तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आज तो आपके पास सिविल भी है, साथ ही साथ मैकेनिकल भी आपके साथ है, इलेक्ट्रिकल भी है। तो आज दोगुना जोश होना चाहिए ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि तीनों ब्रांच आपके साथ खड़ी हो रही है। उसके बाद भी कोई नहीं आ रहा है। मैकेनिकल से अकेले मुझे लगता है सार्थक यहाँ पे बैठा हुआ है जो सिर्फ वैकेंसी इंक्रीज के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं निकालनी है, अगर आपको ये 12-15 वैकेंसी ही निकालनी है तो आप क्लियरली ऐसा बोल दो ना कि एमपी गवर्नमेंट को इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बोल दो। ये 19 वैकेंसी निकाल के मजाक क्यों करना है? साथ ही साथ आप सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर दो एमपी के अंदर। आपको रेवेन्यू कमाना है तो आप कॉलेज खोल के रखे हुए हो कि भाई इंजीनियर्स आएँ, डिग्री करें, और फिर क्या करेगा? प्लेसमेंट के नाम पे किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है। आरजीपीवी से जितने भी कॉलेज हैं किसी में भी सिविल की कंपनियां नहीं आती हैं, अगर आती हैं तो 1-2 कंपनियां आती हैं जिसमें से 2-3 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, और पैकेज के नाम पे 15,000 और 20,000 रुपये की हर मंथ में आपको सैलरी दी जाती है। भाई एटलीस्ट अगर आप आउटसोर्सिंग से भी वैकेंसी निकाल रहे हो तो सैलरी तो अच्छी रखो। सैड मैप से आपने वैकेंसी निकाली, 20,000 रुपये आप दे रहे हो, आप काम तो सुबह 10 बजे से 8 बजे रात तक करवाओगे। 20,000 रुपये में क्या हो रहा है? पेट्रोल आप 115 रुपये करके रखे हुए, मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में 10 रुपये कम चल रहा है आपका पेट्रोल। 20,000 रुपये में आप कौन सा मेरे को साथ में अलावेंस वगैरह दे रहे हो कि भाई साइड से तुम घर जा रहे हो तो पेट्रोल भी सरकार देगी। वो 20,000 रुपये में 10,000 तो हमारे पेट्रोल के ही खर्च हो जाने, तो करेंगे क्या? कमाया क्या है, बचाया क्या है, परिवार कैसे चलाओगे? अगर आप सैड मैप के थ्रू चले भी जाते हो तो कम से कम सैड मैप के थ्रू या किसी और आउटसोर्सिंग के थ्रू आप वैकेंसी निकाल रहे हो तो एक सैलरी तो ढंग की प्रोवाइड करो कि सामने वाला ये सोचे कि चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो तो एटलीस्ट सैलरी तो अच्छी है, 50-60 हज़ार रुपये मिल तो रहे हैं, उसमें भी तुमको 20,000 रुपये देना है। मतलब तुम इंजीनियर्स को समझ के आ रहे हो? नहीं, अगर निकाल रहे हैं चलो ठीक है, कुछ प्रोविजंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के, फंड नहीं है जैसे डिपार्टमेंट के पास तो डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करता है। सिमिलरली देखो ना, इसका एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे आपने बोला कि सर संविदा बेसिस नहीं निकालना चाहिए। अब एक स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, अगर 10 लोगों की टीम है, क्या है 10 लोगों की टीम है और वो परमानेंट बेसिस पे टीम है। अब मान लो कोई एक सब्जेक्ट उनको पढ़वाना है तो एक सब्जेक्ट के लिए वो परमानेंट मेंबर को नहीं रखते हैं, अतिथि शिक्षक को रखते हैं ना। तो आप निकाल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है निकालो, लेकिन एक समय के बाद उसको परमानेंट तो करो। एक समय के बाद क्या करो, उस इंसान को परमानेंट तो करो, क्योंकि वो आपके लिए आया है। सरकार की अपन बात कर रहे हैं तो परमानेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब वो भर्ती करते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशन ही ये रहती है। तो यही तो हमारी मांग है, मांग है। वो करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग है, ये हमारी मांग है कि अगर आप निकाल रहे हो 15 से 20% अगर आप निकाल रहे हो तो भाई 3 साल के बाद आप इनको परमानेंट करो। ठीक है, देखो अब उनको जो करना है तो करना है, आप अपनी मांग रख सकते हो ना कि आप इस चीज़ को परमानेंट करो,
3 साल हम काम कर रहे हैं आपके साथ, आपके डिपार्टमेंट को रेवेन्यू करके दे रहे हैं, तो आप परमानेंट तो करो। 3 साल बाद तो हक होता है भाई। बोला जाता है कि अगर एक किराएदार घर के अंदर 10, 20, 25 सालों से रह रहा है तो आधा हक हो जाता है उसका घर के ऊपर। हो जाता है कि नहीं हो जाता? कब्जा करने वाली बात जो बोलने लग जाती। तो भाई हम भी तो 3 साल आपके पास नौकरी कर रहे हैं। तो अब फाइनली अपन मुद्दे पे बात करते हैं कि हमारी तरफ से एक डेट डिसाइड किया जा रहा था, एक डेट डिसाइड की जा रही थी कि जो एक शांतिपूर्वक हमारा प्रोटेस्ट होना चाहिए जिसमें हम अपनी मांगों को उठाएं। और जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली जो भी खर्चा लग रहा है वो हम पे करने के लिए रेडी हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी आप बेरोज़गार हो, ठीक है, तो पैसा नहीं है, रहने के लिए भी अपने को घर वालों से पैसा लेना पड़ता है। तो इसमें जो भी खर्चा आने वाला है, जितना भी खर्चा लगेगा उसको मैं पे करूँगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है उसके लिए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जितना ज़्यादा क्राउडेड रहेंगे, आप जितना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में भाग लेंगे, उतना हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा, उतनी हमारी आवाज़ को सुना जाएगा, उतनी हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। देखो, अगर एक सिंपल सा मैं बात बोलूँ आपको कि आपने मूवियों में देखा होगा, हम टेररिस्ट तो है नहीं हैं कि हम बंदूक वगैरह ले जाके 4-5 लोग खड़े हो गए कि नहीं हमारी मांगों को तो पूरा करो और सरकार इजीली आपसे सुन लेगी। हम इंजीनियर्स हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हम डिसिप्लिन्ड हैं। हम एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय हो चुका है। 2017 के बाद से आपने एग्ज़ाम नहीं ली है और ना ही आपने 100+ वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की है। अदर स्टेट की अगर बात की जाए तो अदर स्टेट में भी हर साल एवरेजन 200+ वैकेंसी निकाली जा रही हैं और रेगुलर बेसिस पर आपका एग्जाम किया जा रहा है। साथ ही साथ परमानेंट वैकेंसी वहाँ पे निकाली जा रही, ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाली जा रही। बस एक मध्य प्रदेश सरकार ऐसी है जहाँ पे वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, ना ही परमानेंट निकाली जा रही हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की तो बात ही छोड़ दो, वो तो सीधा डायरेक्ट रिक्रूट की जा रही हैं। ये नहीं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी आप डाल रहे हो तो किसी एग्ज़ाम के थ्रू बोलें जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि हाँ एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था इसका और इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब ली गई है। आप सीधा आउटसोर्सिंग से इंटरव्यू करा के आप यहाँ पे भर्ती करा रहे हो। अब जिसकी जिससे पहचान होगी वो वहाँ पे रिक्रूट हो जाएगा, बाकी क्या करें। तो हमने यहाँ पे फ्राइडे की डेट डिसाइड की थी कि फ्राइडे को हम सब इकट्ठा होके हम एक ज्ञापन सौंपेंगे आयोग के सामने, सभी लोग मिलके। लेकिन आज की मीटिंग में एक चीज़ यहाँ पे पता ये चल रही है कि हमारे इंजीनियर्स जो स्टूडेंट हैं, जो लोगों हैं, उनके साथ संगठन ही नहीं है। 20 से 25 लोगों में हम आवाज़ उठाने जाएंगे तो क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा, खुद सोच के देखो। तो सबसे पहले अब जो फ्राइडे वाला मैं यहाँ पे पॉइंट बोल रहा हूँ, तो आप ही लोग मुझे बताइए क्या फ्राइडे सही रहेगा करने के लिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, या फ्राइडे को फिर से एक मीटिंग रखें जिसमें उम्मीद करें कि 100+ स्टूडेंट भाग लें। क्योंकि बात यह है कि आज मैं फ्राइडे का बोल भी देता हूँ, एक समय भी डिसाइड कर देता हूँ, सारे न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर सभी को मैं बता देता हूँ, परमिशन लिए लेता हूँ सरकार से, मतलब पुलिस थाने से जो भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है प्रोटेस्ट की, वो मैं परमिशन लिए लेता हूँ। तो क्या ये आप यहाँ पे गारंटेड बोल सकते हो कि नहीं सर मैं 100 की क्राउड में वहाँ पे अवेलेबल हूँगा, आप 2 बजे बोलोगे तो मैं 2 बजे वहाँ पे खड़ा हूँगा। उंगलियां उठाना आसान है, सबसे पहले आप खुद 2 कदम बढ़ाओगे तभी जाके आपकी आवाज़ को सुना जाएगा। आप घर से अपने कदम बाहर नहीं निकालोगे तो ना तो वैकेंसी बढ़ने वाली है ना कुछ होने वाला है। अगर वैकेंसी बढ़ाना है तो घर में से निकलना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। जब तक आप नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे कोई वायलेंस की बात नहीं की जा रही कि अपने को वायलेंस करना है या ये करना है या वो करना है, अपने को हंगामा करना है, कुछ नहीं करना है। हमारी जो मांगे हैं शांतिपूर्वक तरीके से हमें सरकार से मांगना है कि भाई ये हमारा हक है। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, हमने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, तो हमारा हक है कि आप हमें रोजगार दें। और अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्लियरली बोल दें। ये लॉलीपॉप और ये मजाक वाली बात ना करें कि ये 19 वैकेंसी निकाल के आपने एक लॉलीपॉप दे दिया कि हम तो आपको वैकेंसी दे रहे हैं और आप मीडिया में सामने खड़े हुए हो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है। तो भाई ऐसा मजाक हमें नहीं चाहिए। आप क्लियरली बोल दो कि भाई इंजीनियर्स के लिए हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं है, हमारे तो जो रिटायर्ड ही पर्सन होंगे हम उन्हीं को रिक्रूट करते जाएंगे। तो आप क्लियरली मना कर दो। एटलीस्ट हम अगर इंजीनियरिंग कर भी हमने लिए तो हमारा दिमाग कहीं और चले,
हम कुछ और सोचें कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कम से कम हम अपनी एज तो ख़राब नहीं करेंगे, नंबर ऑफ़ ईयर तो ख़राब नहीं करेंगे कि हम 5 साल से इंतजार ही कर रहे हैं कि आप 100+ वैकेंसी निकालोगे, हम वहाँ पर सिलेक्शन ले लेंगे।